तो देखो भाई, इससे पहले हमारे पास ना मतलब कि हम जितना भी टॉपिक कवर कर चुके हैं पहले वो सारा का सारा हमें आना चाहिए। उसके बाद जो हम अगली बात देखते हैं ना वो समझो क्या। देखो इससे पहले ना मतलब कि यहाँ से मतलब पालमपुर में खेती से पहले जो भी हमारे पास टॉपिक थे वो सारे के सारे मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, पालमपुर में जो खेती है इससे पहले की जितने जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे पहले हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे कह रहा है कि भूमि स्थिर है। भाई देखो पहले हमें इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। लाइन क्या बोली, भूमि स्थिर है, इसका मतलब क्या है। देखो भाई स्थिर का मतलब ऐसे रुकी हुई होती है। स्थिर का मतलब क्या होती है, ये स्थिर का मतलब क्या होती है, रुकी हुई है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करते हैं कि भूमि स्थिर है लेकिन इसमें इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब भूमि जो है ना बढ़ नहीं सकती। कभी भी धरती की जमीन क्या अपने आप नहीं बढ़ सकती है जब तक पानी नहीं सूखता है। ठीक है, तो वैसे अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंदर एक बात मानी जाती है कि जो भूमि है, जो जमीन है, वो कभी भी भाई क्या है कि बढ़ नहीं सकती, स्थिर रहती है। तो वही कह रहा है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया। भाई पहले एक बार ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है तो मैं सिंपल सा बताना भाई, पालमपुर गांव का जो मुख्य क्रिया है वो क्या थी, खेती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की कह रही उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया। देखो कह रहे कि काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। देखो काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना वो ज्यादातर किसके बल पे हैं। मतलब कि अगर ये बोल दिया जाए कि भाई जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं। मतलब कि अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो किस चीज पर निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात बोलते हैं, खेती पे निर्भर रहते हैं। भाई ये 25% का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं काम करने वालों में 25%, 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। भाई इसका मतलब निकल के ये आता है कि जैसे मान लो पूरे गांव में 100 लोग हैं। ठीक है, तो 100 लोगों का 75% निकाल दो। अगर तुम्हें प्रतिशत निकालना नहीं आता तो एक ना लिख लो, मतलब कि यूट्यूब पर सर्च करना, उसको पता लग जाएगा। ऐसे लिखना कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज, आगे डाल देना मैडी मैथ्स क्लासेस, तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई कह रहे कि काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। जो 75% लोग क्या है कि अपनी जीविका के लिए ना खेती पे डिपेंडेंट है कि भाई खेती होगी तभी हम आगे खाएंगे पिएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। अगला कह रहा है कि वे किसान अथवा कृषि कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो सारे के सारे लोग जो कि खेती पर निर्भर हैं, वो लोग कौन से हैं, या तो किसान हो सकते हैं या फिर खेत में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। यहाँ पे वही बता रखा है। भाई देखो अगर ये पूछा है, इसमें कह रहा है कि वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर खेत में उत्पादन हुआ तो वो अच्छे से खाएंगे पिएंगे, और अगर खेत में उत्पादन नहीं हुआ तो अच्छे से नहीं खाएंगे पिएंगे। देखो भाई पहले तो मैं सारी सारी बुक पढ़ा रहा हूँ, बुक पढ़ाने के बाद ना तुम्हें एक क्या है कि सिंपल सी बात है कि तुम्हें नोट्स वाली वीडियो दूंगा जिसमें इस पूरी पूरी बुक की ना भाई नोट्स की समरी होगी, वो दूंगा। देखो इसे तो पब्लिश, ये जो वीडियो है तो पब्लिश होगी, लेकिन जो नोट्स वाली वीडियो है ना भाई वो पब्लिश नहीं होगी। वो तो वो नॉर्मल रहेगी। अगर किसी को चाहिए होगा ना तो भाई मेरे को कहीं पे मैसेज कर देना जहां पे कर सकते हो। मतलब कि मेरा ये जो इंस्टाग्राम, इसका मैडी मैथ क्लासेस का इंस्टाग्राम है, या फिर तुम उस पे जाओगे तो मैंने अपनी पर्सनल आईडी को फॉलो कर रखा है इंस्टा उसी पे, तो तुम वहां भी मैसेज कर सकते हो। तो वहां से जाके मतलब कि चेक कर लेना। भाई देखो मैडी मैथ क्लासेस पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। जो दूसरा वाला चैनल है, मतलब जो दूसरा वाला इंस्टाग्राम है, उस पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो उस पे अगर लिख दोगे हाँ भाई हमें नोट्स वाली वीडियो चाहिए तो मैं तुम्हें वहीं पे लिंक भेज दूंगा, वहां से आराम से कर लेना। ठीक है, तो कह रहे कि लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। देखो भाई खेती करने में ना कठिनाई बहुत होती है। अगर मान लो मौसम अच्छा रहा, बारिश ढंग से हो गई तो खेती अच्छी होती है, वरना बहुत ही बुरी होती है। अच्छी खेती हुई तो जो किसान और जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन अच्छा बीतेगा, वो अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो भाई उनका जीवन थोड़ा सा बेकार जाता है। कह रहे खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, कह रहे कि खेती में उपयोग होने वाली जो जमीन है, खेती में जितनी भी जमीन को जितनी जमीन का यूज किया जाता है वो स्थिर है, वो लिमिटेड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड जमीन है। देखो भाई जैसे मान लो कि तुम हो, तो अगर तुम्हारा खेत होगा, या फिर अपने ना घर वालों से पूछना, तो जब भी तुम खेत की पूछना कि भाई हमारे पास खेत कितना है, तो वो तुम्हें ऐसा बताएंगे
कि हमारे पास बच्चों इतना बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, 3 बीघा खेत है, 10 या फिर 100 बीघा होगा ज्यादा, तो कभी को ये ऐसा कोई नहीं बोलेगा हमारे पास पूरा है, जितना तुम्हें चाहिए उतना है, ऐसा कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो उसमें वही कह रहा है कि भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, मतलब कि जो भूमि है, जो जगह है, जमीन है, वो हमेशा स्थिर रहती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। उसके बाद कह रहा है कि पालमपुर में वर्ष 1960 से आज आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1960 से लेके अभी तक, पालमपुर गांव की बात चल रही है कि यहाँ पे कह रहा है कि 1960 से लेके अभी तक जो जमीन है वो कोई बड़ी नहीं है, उतनी की उतनी ही है। उसके बाद कह रहे कि उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। देखो, एक चीज हो सकता है, मैंने क्या होता है कि भाई इंसान के पास जो जमीन है वो लिमिटेड होती है, लेकिन उस जमीन को बढ़ाया क्या जा सकता है, जहां पे खेती नहीं की जा रही है, जिस जमीन पे खेती नहीं कर रहे हैं उस जमीन को खेती के लायक बना दो। जैसे मान लो कुछ जमीनों पे क्या है कि जंगल है, ठीक है, तो जंगल को काट के हटा के वहां पे खेती कर सकते हैं, एक तरीका ही हो सकता है। लेकिन जब वो भी जमीन खत्म हो जाए ना, उसके बाद जमीन नहीं ला सकते कहीं से, ये चीज है। तो कह रहे कि उस समय तक गांव के कुछ कुछ बंजर भूमि, भाई बंजर भूमि क्या होती है, बंजर भूमि का मतलब है ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहां पे खेती करना इम्पॉसिबल है, मतलब कि जहां पे खेती नहीं की जा सकती है। तो ये कह रहे कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। भाई देखो, कृषि योग्य भूमि में बदलने का मतलब क्या है, जो बंजर भूमि थी, जो किसी काम की जमीन नहीं थी, उस पर थोड़ी सी मेहनत करके उसको खेती करने लायक भूमि बना दी है। कह रहे कि नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कह रहे कि नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई और मतलब कह रहे कि बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे ये बता रखा है कि देखो, सिर्फ जंगल को काट के हम और खेती कर सकते हैं, लेकिन जब वो भी जमीन खत्म हो जाएगी ना, तो उसके उसके बाद देखो, जब वो भी जमीन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आगे खेती नहीं की जा सकती है, ऐसा बता रखा है। उसके बाद भाई यहाँ पे ना ये जो बॉक्स है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये वाला पूरा का पूरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहे कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। देखो भाई, अब ना क्या होता है, गांव के अंदर ना ज्यादातर जो खेत जो नापे जाते हैं वो हेक्टेयर में नापे जाते हैं, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नापते हैं। कह रहे कि अभी गाँव में भूमि का माप बीघा बीघा बोलते हैं। देखो, या तो बीघा बोलते हैं, तुम अपने घर वालों से भाई पूछना कि भाई हमारे पास जो जमीन है कितनी है, तो बीघा बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या बोल सकते हैं, या तो वो हेक्टेयर बोलेंगे, ठीक है, या फिर बोलेंगे बीघा या गुंठा, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो भाई गांव में जो भी मतलब कि जमीन को, जो खेत वाले जो जमीन थे उसको नापने के तरीके होते हैं कि भाई किस तरीके से, या तो हेक्टेयर बोलेंगे या फिर क्या भूमि मतलब कि बोलेंगे बीघा या फिर गुंठा आदि, इसे क्षेत्रीय इकाई में भी किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कह रहे कि एक हेक्टेयर में कितना होता है भाई, एक हेक्टेयर में 100 मीटर भुजा वर्ग वाले एक क्षेत्रफल के बराबर। जैसे मान के चलो तुमसे ऐसा बोल देता है कि ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, ये मान लो एक मैंने ऐसा बॉक्स बना रखा है। देखो मतलब कि यहाँ पे ये बता रखा है, मान लो ये मेरे पास बॉक्स है, ये जो पूरा पूरा बॉक्स है ना, ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो बॉक्स है, इसके मान लो इसकी जो साइड है वो हमारे पास यहाँ पे इस साइड, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो मैं बोल दूं कि भाई इसकी लंबाई 100 मीटर है, और जिसकी चौड़ाई है ये वाला हिस्सा, ये भी 100 मीटर। देखो ये 100 मीटर बता रखा है, और उसके बाद और इधर का हिस्सा भी 100 मीटर बता रखा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इस साइड का हिस्सा 100 मीटर और इधर का भी 100 मीटर, या फिर मान के चलो किसी एक खेत को ले लो जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर है, तो इस खेत को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। किसी भी खेत की लंबाई जो चौड़ाई है, अगर लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसी को हम बोल देंगे 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पे तुम्हें हेक्टेयर का मतलब पता लगा, हेक्टेयर में कितना होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर कि क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो भाई एक बार ना ट्राई करना कि तुम्हारे जो तुम्हारा स्कूल है वो कितने हेक्टेयर में बना हुआ है, या फिर जो तुम जहां भी रहते हो उसको नापना कि भाई कितने हेक्टेयर में वो बना हुआ है। तो अब ना हम उसके आगे बात करते हैं, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भाई देखो, अब ना यहाँ पे हमारे पास एक अगली बात आ गई है कि जो जितनी जमीन हमारे पास है, क्या उसी जमीन से हम और ज्यादा खेती कर सकते हैं क्या? हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन टाइप मान लो, देखो कह रहा है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जितनी जमीन हमारे पास है,
पहले हम उस पर जितनी खेती कर रहे थे क्या उससे और ज्यादा खेती बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये बात चल रही है। भाई देखो अगर तुम्हें वीडियो फास्ट लग रही है वीडियो को थोड़ी स्लो कर लो, मेरी सजेशन ये रहेगी वीडियो थोड़ी स्लो करके चलो। तो देखो फिर कि यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। देखो यहाँ पे ये बता रखा है भाई गांव के अंदर मतलब गांव के अंदर ना जो खेती करने की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बता रखा है गांव जो है गांव के अंदर जो भी खेती करते हैं उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। फिर क्या है कि पालमपुर में समस्त भूमि पर मतलब कि जितनी भी भूमि है सबकी बात चल रही है। फिर पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई जो पालमपुर गांव है वो जितनी भी जमीन है सबके ऊपर खेती की जा सकती है, मतलब जहां पे वो रहते हैं बस वहां रहते हैं और जगह सबके ऊपर खेती की जाती है। फिर बरसात के मौसम भाई जिसको अच्छा ये ध्यान रखना बरसात के मौसम को मतलब उसे खरीफ बरसात के मौसम में जो फसल उगती है उसे खरीफ बोलते हैं। क्या बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, तुम्हें क्या ध्यान रखना चला है बरसात के मौसम में कौन कौन से फसल उगाए मतलब कि या फिर बोलते हैं खरीफ फसल किसे बोलते हैं, ज्वार और बाजरा किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पौधों को पशुओं के चारों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनके जो पौधे होते हैं जो ज्वार और जो बाजरा होते हैं तो क्या पशुओं को खिलाया जाता है। फिर इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। ठीक है, इसके बाद क्या ध्यान रखना चलना है अक्टूबर से लेके दिसंबर भाई क्या होते हैं हमारे पास वहां पे आलू की खेती की जाती है। इन देखो भाई जिन बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना थोड़ा इनको याद करके चलना, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, कह रहे कि उसके बाद सर्दी के मौसम में भाई जो सर्दी का मौसम होता है ना उसे बोलते हैं रबी रबी फसल बोलते हैं, ध्यान रख के चलना। जो सर्दी के मौसम में जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। और उस टाइम क्या उगाया जाता है भाई, उस टाइम गेहूं का मतलब खेतों में उस टाइम गेहूं उगाया जाता है, ये बात ध्यान रख के चलना। तो भाई इसको थोड़ा मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको देख के चलना कि हाँ भाई थोड़ा सही सा हो जाए। ठीक है, अब सुनो कह रहे कि उत्पादित उत्पादित गेहूं में से परिवार के लिए खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भाई देखो हर एक किसान यही करता है, जितना गेहूं का उत्पादन करता है उसमें से इतना अपने पास रखता है कि उसकी पूरी फैमिली खा ले उसमें। ठीक है, और जो बाकी बचा होता है उसको मार्केट में जाके बेच देते हैं। उससे जो पैसे आते हैं उसने उनको और जो चीज खरीदनी है अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या फिर अपने बच्चों को कपड़े दिलाने या फिर खुद कपड़े लेने हैं, इन सब चीजों पे वो पैसे खर्च करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भाई इसको ना याद रख लेना कि किसान वगैरह अपना जो गेहूं है कहाँ बेचते थे, तो हम लिख देंगे कि भाई जो रायगंज है उसकी मंडी में बेच देते हैं। उसके बाद भाई अगला कह रहा है कि भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। भाई देखो और जो खेती करना उसमें क्या है भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। अब भाई ध्यान रख के चलना कि जो गन्ने की खेती है ना भाई गन्ने की खेती साल में एक बार कटती है। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रख के चलना। देखो जितने भी मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ इन बातों को याद कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। कह रहा गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। देखो जो गन्ने का उत्पादन होता है ना वो या तो उसको उसका गुड़ बना देते हैं या फिर जो कच्चा गन्ना होता है उसी को बेच देते हैं। बेचने के बाद क्या होता है भाई उनका जो भी मतलब कहाँ बेचते हैं, शाहपुर के व्यापारी जो शाहपुर में जो बिजनेसमैन है ना उन सबको बेच देते हैं। फिर कहिए पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। देखो अब यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई जो पालमपुर गांव है वहां पे लोग ना एक बार मतलब कि पूरे पूरे साल में ना 3 खेती कर सकते हैं, 3 अलग अलग चीजें उगा सकते हैं। अब वही ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिंचाई जो की जाती है वहां पे क्या उसकी अच्छी फैसिलिटी है। अब कह रहे कि पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। जो पालमपुर गांव है वहां पे बता रखा है बिजली ना वहां पे जल्दी आ गई थी। तो कह रहे पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई देखो अगर तुमसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया अगर तुमसे ना ये क्वेश्चन पूछा गया कि पालमपुर गांव में जो बिजली आई है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, पालमपुर गांव में बिजली के आने का क्या प्रभाव पड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे जो सिंचाई की पद्धति है वो बदल गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। अब भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि उससे पहले किसान कैसे करते थे, तो गांव में बिजली बिजली आने से पहले भाई ये जो वर्ड बोला मैं रहट,
ये जो वर्ड बोला मैंने भी, रहट। रहट क्या होता है, तुमने देखा होगा, एक बैल वगैरह बंधी होती है और बैल चारों तरफ घूमती रहती है, उसमें से क्या है भाई, पानी जो है ना इधर से मतलब कि निकलता रहता है। ये मान लो कुआं होता है, कुएं के चारों तरफ ना मान लो एक कुआं है गोल सा, उसके इधर ना एक गोल सा चक्रा सा लगा होता है, और एक बैल होती है चारों तरफ घूमती रहती है, जो कुआं है उसके चारों तरफ घूमती रहती है, उससे क्या पानी बाहर निकलता रहता है। उसके बाद क्या लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। अब ना भाई गांव वालों ने देखा कि बिजली से जो भी चल रहा है, मतलब कि गांव वालों ने ये चीज नोटिस करी कि जो बिजली से जो भी चीज चल रही है ना, वो क्या कि ज्यादा चीज की खेती कर पा रहे हैं, ज्यादा जगह की खेती कर पा रहे हैं, मतलब कि ज्यादा जगह सिंचाई हो जाए जल्दी। गांव वालों ने ये चीज नोटिस किया, मतलब गांव वालों ने ये देखा कि बिजली से जो पानी चल रहा है ना, बिजली से जो पानी निकल रहा है, वो बहुत ही जल्दी सिंचाई कर दे रही है। जब वो नहीं था तो भाई कुएं से पानी निकालने में काफी टाइम लगता था, लेकिन जैसे ही बिजली से निकाल ट्यूबवेल से निकालने लगे तो उससे क्या हुआ भाई, उस टाइम ना गांव में जो भी सिंचाई का जो तरीका था वो पूरा पूरा बदल गया, और सिंचाई बहुत जल्दी होने लगी। उसके बाद कह रही कि प्रारंभ, भाई प्रारंभ कौन था, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, भाई जो हैंडपंप वगैरह ना स्टार्टिंग में क्या है कि सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगवाना प्रारंभ कर दिया। देखो स्टार्टिंग में तो सरकार ने लगवाए, सरकार के लगवाने के बाद जाके जो भी लोग हैं उन सब ने अपना अपना लगवाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप, भाई परिणाम स्वरूप का मतलब है कि फल क्या निकला इसका, इसका रिजल्ट क्या निकला, जैसे ही किसानों ने बहुत सारे नलकूप लगवा लिए तो उसका रिजल्ट क्या निकला। करीब 1970 के दशक के मध्य, मतलब कि 1970 का दशक, भाई हमें दशक का मतलब पता होना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता रहा हूँ, ये जो दशक है इसका मतलब पहले बता चुका हूं मैं, और दोबारा बता रहा हूं भाई दशक का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है। दशक का देखो यहाँ बोला 1970 के दशक, उसने क्या बोला है, 1970 के दशक की बात चल रही है भाई। 1970 के दशक में 1971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 79 तक सारे सारे आ रहे हैं, मतलब कि 90 1970 1970 के दशक, दशक का मतलब है 10 साल, ठीक है। 71 देखो 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तो यहां तक जितने भी ना ये सारे सारे आ जाते हैं। वही कह रहा है 1970 के दशक के मध्य, मतलब कि मध्य का मतलब क्या हो गया, बीच में, तो 1970 71 72 73 74 75, तो 74 75 76 इसमें मान के चल लो, मध्य का मतलब ये हो जाएगा। फिर ये 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। देखो अब क्या हुआ भाई कि जैसे 1970 के दशक तक पहुंचे, मतलब मध्य तक पहुंचे, और बोल सकते हैं 1975 तक ना 200 हेक्टेयर पूरे के पूरे खेत की जुताई होने लगी, मतलब सिंचाई होने लग गई। अब भाई यहाँ पे एक बॉक्स को पढ़ते हैं, कह रहे कि भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। भाई एक बार ध्यान रखे चलना, जो ये जो हैंडपंप वाली बात है ना, मतलब की जो मोटर वाली जो बात है, जो बिजली से जो चलने वाली बात है, पूरे भारत के अंदर नहीं है ये सब, कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ जगह अभी भी खेत से या फिर नहर से पानी लिया जाता है। तो भाई वही कह रहा है कि भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। कह रहे कि नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। देखो अब ना यहाँ पे कह रहे कि नदी मैदान के अलावा, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, कह रहे नदियां मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र, भाई तटीय क्षेत्र क्या होता है, समुद्र के थोड़ा साइड में फिर नदी के थोड़े साइड में होते हैं, तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत, भाई विपरीत का मतलब है उल्टा, इसके विपरीत अब पठारी क्षेत्र, भाई पठारी क्षेत्र का मतलब समझो क्या होता है, एक होता है पहाड़ी क्षेत्र, एक होता है पठारी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, नुकीले नुकीले जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं पहाड़, और जो ऊपर से चपटे होते हैं, देखो ऐसा पहाड़ जो ऊपर से नुकीले होते हैं, ऐसे पत्थर वाली जगह जो ऊपर से नुकीले होते हैं उसको बोलते हैं पहाड़ी इलाके, और जो ऐसी जगह जहां पे जो पहाड़ जो पत्थर है वो ऊपर से चपटे होते हैं उसे बोलते हैं पठार, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। अब यहाँ पे देखो कह रहे कि जो नदी वाला क्षेत्र है ना वहां पे सिंचाई तो अच्छी होती है, लेकिन जो पठार वाले क्षेत्र हैं वहां पे सिंचाई अच्छी नहीं होती। फिर कह रहे कि देश में आज भी कुल कृषि के 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना भाई, देश में आज भी ना जितनी भी जगह है वहां पे सिंचाई, वहां पे पानी ढंग से नहीं मिलता उन्हें। भाई देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रख के चलना कि पूरे देश को ना खेती ने संभाल रखा है, ठीक है। अगर खेती बंद हो जाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, मतलब कि जो हमारा पूरा देश है
वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। देखो अब होता क्या है, खेती में ना भाई 3 तरीके से सिंचाई की जा सकती है। पहला जो ट्यूब मतलब कि पहले बारिश का पानी मान लो, दूसरा नदी या नहर का पानी, ठीक है, और जो तीसरा हमारे पास है भाई वो क्या है, अपना ट्यूबवेल लगवा लो इलेक्ट्रिसिटी वाला। 3 तरीके से। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि 40% से भी अधिक अधिक कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। प्रतिशत से भी पहले ये बता रखा है भाई, बहुत सारे जगह पे ना जो पठार इलाके हैं वहां पे खेत अच्छी सिंचाई नहीं हो पाती। कुछ कुछ जगह पे भाई ढंग से हो जाती है, और लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। और क्या होता है, फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ना खेती जो है ना ये बोल सकते हैं कि भाई बारिश पर डिपेंडेंट रहती है। जब बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। उसके बाद करिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल आप पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। भाई ये तुम्हारा आ सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आता है तुम्हें सीधा लिख देना है कि एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक जमीन पे सबसे ज्यादा खेती करने की ना ये प्रणाली है, ये तरीका। ऐसा भाई प्रणाली का मतलब तरीका होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, सबसे जिसको सब लोग यूज करते हैं ना, ऐसी प्रणाली है। फिर कह रहा है कि पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्यतः फसलें पैदा करते हैं। भाई ये बात को ध्यान रखना कि पालमपुर गांव जो गांव है, ठीक है, उसके अंदर जो जितने भी किसान वगैरह है पूरे साल में कम से कम 2 बार तो खेती करते करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। देखो भाई पहले ना वो क्या देखो, 2 तो फसल सब करते करते हैं, 2 फसल सब करते करते हैं, लेकिन अगर कोई किसान तीसरी फसल करना चाहता है ना, तो तीसरी फसल में वो क्या आलू को उगाता है। उसके बाद भाई हमारे पास ना यहाँ पे इस जो क्वेश्चन वगैरह इसको लेकर पढ़ लेना, तो देख लेना क्या क्या चीज समझ में आ जाए तो आसानी से। ये हमारे ना कुछ उसने टेबल दे रखे हैं, चलो भाई देखते हैं फिर भी यहाँ पे क्या बता रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सारणी 1.1 जो हमारे पास टेबल है ना, इसकी बात चल रही है, इस वाला टेबल की कह रहे हैं सारणी 1.1 इसकी बात चल रही है। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि सारणी 1.1 में 10 लाख मतलब कि मिलियन, 1 मिलियन। अच्छा भाई ध्यान रखना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो कह रहे हैं कि सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाई में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करके भाई चित्रित कर मतलब चित्र बनाया गया, उसका आरेख क्या दिखाता है। कह रहे हैं कि कक्षा में चर्चा कर देखो, वो सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहा है कि 1950 में 1950 से लेके 1951 तक भाई जो हमारे पास जुताई वाले क्षेत्र थे कितने थे, 129 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब कि भाई देखो मैंने क्या बताया, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, तो 10 लाख हेक्टेयर की बात चल रही है। तो कितने 129 है, और भाई कितने 10 लाख में मान के चलो, मतलब कि ना ये प्रति 10 लाख को लेके चल रहा है। तो 1950 से 1951 में 129 हेक्टेयर हुआ है। 1990 से 1990 से 1991 में भाई यहाँ पे क्या हुआ है 157 हेक्टेयर, मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर जाकर लास्ट में कम हो गया। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि हाँ भाई यहाँ पे ये ना मतलब एक ग्राफ सा बता रखा है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इसके, एक तुम्हें ग्राफ बनाने दे देंगे और वही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो देख लेना। तो इसके अगर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे बता दूंगा मैं, तो अभी तो इसको इग्नोर करो। देखो भाई कह रहे कि आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्नलिखित सारणी भरिए। देखो अगर तुम्हारे गांव में ना भाई कोई सी भी खेती वगैरह की जाती है तो उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे लिखना है तुम्हारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखना कि भाई तुम्हारे गाँव में अगर कोई सी खेती की जाती है, अपने पापा मम्मी दादा दादी किससे पूछ लेना कि भाई कौन कौन सी खेती की जाती है। देखो जैसे पहले में क्या लिखना है, फसल का नाम। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे भाई बता दो, मान लो यहाँ पे क्या लिखोगे, फसल का नाम लिखोगे और किस माह में बोई गई, मतलब कौन सा महीना था जिसमें वो खेती की गई थी, बोई गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है किस माह में काटी गई, और भाई कौन सा महीना था
जिसमें जिसमें खेती क्या है कि मतलब कि जो फसल है उसको काट लिया गया। और सिंचाई का साधन, भाई किस तरीके से सिंचाई की जाती है, मतलब कि खेत में जो पानी डाला जाता उस खेत में पानी डालने का तरीका क्या था। तो ये सारी सारी बात तुम्हें बतानी है। ऐसे तुम्हें चार फसलों के बारे में लिखना है। उसके बाद देखो, हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या रहा कि आपने देखा कि एक जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। देखो ये पहले बता चुका हूँ कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है। तो कह रहे कि दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। भाई देखो, और दूसरा तरीका क्या है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाई एक खेती में अच्छी उपज करने के तरीके क्या क्या है, तो तुम्हें पहला क्या डालना है, तो पहला जो करना है वो पहला, ये जो पहला रेड वाला है, दूसरा जो स्काई ब्लू वाला, कह रहे दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए, मतलब कि ज्यादा खेती के लिए खेत में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना उसका उपयोग करें। भाई खेती करने के लिए अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि भाई सिंपल सी बात एक निकल के आएगी कि हमारी जो खेती अच्छी होगी। उसके बाद कह रही उपज को भूमि के किसी टुकड़े, कह रहे उसको उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। भाई देखो अपना इसमें एक बार ध्यान रखे चलना कि उपज कैसे नापते हैं, एक खेती की उपज कैसे नापते हैं कि भाई एक जो सीजन चला ना उसमें जितनी खेती हुई है उसको नापा जाता है। जैसे मान चलो, देखो इसमें लाइन क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। भाई उपज कितनी मापते हैं, मान लो ठंडी का मौसम चल रहा है तो उसमें मान लो गेहूं का उत्पादन कर दिया, तो अब क्या होगा, हम देखेंगे कितना कितना केजी उत्पादन हुआ है, हम इसी को बोलेंगे भाई इतना हमारे पास उत्पादन होता है हर मौसम में। उसके बाद फिर कि 1960 के दशक के मध्य, मतलब कि जो 1960 का जो दशक है उसके बीच में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीज का प्रयोग किया जाता था। भाई इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे ना अगर पूछा जाए ना कि 1960 के दशक में खेती किस प्रकार की जाती थी, तो भाई जो भी पुराने बीज वगैरह होते थे ना उसकी सहायता से खेती की जाती थी। उसके बाद कह रहे कि जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, और भाई इससे ना खेती क्या है कि बहुत ही कम होती थी, जो जितने भी पुराने पुराने जो बीज थे ना उससे खेती क्या बहुत ही कम होती है, लेकिन अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे क्या भाई खेती बहुत अच्छी होती है। तो कह रहे कि जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, भाई इसका मतलब क्या है, अपेक्षाकृत कम थी, अपेक्षाकृत कम होने का मतलब है जितना हमने सोचा था उससे कम है, जितना हम सोचते हैं ना उससे क्या है कि कम निकलती है। तो उसके बाद कह रहा है कि देखो कह रहे कि परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई परंपरागत बीज क्या होते हैं, जो पहले से बीज चलते आ रहे हैं ना उसकी बात चल रही है। कह रहे कि परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता है, जो पुराने बीज है उसमें पानी की कम जरूरत होती है। फिर कह रहा है कि भाई देखो, उसके बाद कह रहे कि भाई किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। और भाई देखो अब पहले क्या करते थे किसान वगैरह, पहले के जमाने में भाई किसान वगैरह ना जो भी मतलब उर्वरक, ये मान लो खाद के रूप में ना गाय का या तो गोबर का उपयोग करते थे, या फिर भाई जो दूसरी प्राकृतिक खाद है जो कहीं और से खाद मिल जाती कहीं और की मिट्टी वगैरह उन सब का उपयोग करते थे। देखो भाई खाद से होता क्या, उपज अच्छी होती है। तो अगर तुम गांव में जाओगे ना तो पहले देखो, अभी तो क्या है कि नकली खाद डाली जाती है, जो आर्टिफिशियल जो बनाई जाती है ना वो डाली जाती है, लेकिन पहले पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, पहले के टाइम पे या तो गोबर डालते थे या फिर राख वगैरह डालते थे, या फिर कहीं और से खाद लेके आते थे किसी और जंगल से, फिर जाके लाके डालते थे। तो क्या रखिए यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, और कह रहे कि उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो ये जो भी खाद वगैरह थे ना किसानों को खरीदना पड़ता नहीं था, ये क्या कि भाई उन्हें आसानी से कहीं से मिल जाता था। फिर फिर कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया। भाई हम बात करते हैं हरित क्रांति क्या है, सुनो भाई हरित क्रांति क्या है कि अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ना कि हरित क्रांति क्या है तो तुम लिख दोगे वहां पे, हरित क्रांति में लिखना कि इसको लिख लो तुम अगर कॉपी में लिख रहे हो तो। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्रांति, इसको इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो हरित क्रांति हमारे पास एक ऐसी क्रांति है जिसमें देश के अंदर अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मतलब कि चलाया गया था। अगर तुम्हें लिखना है ना ऐसा लिखोगे कि हरित क्रांति ऐसी क्रांति है जिसके अंतर्गत या फिर जिसके अंदर देश के अंदर अनाज के उत्पादन को बढ़ाया गया था।
ये चीज है। या फिर और क्या लिख सकते हो, अगला ये लिख सकते हो कि हरित क्रांति ऐसी क्रांति है जिसके अंदर देश में जो भी अनाज वगैरह उनके उत्पादन को बढ़ाया गया। तो हरित क्रांति तुम्हें पता लग गया हो भाई हरित क्रांति क्या है। तो भाई कह रहे कि 1960 के दशक के अंत में, 1960 का दशक, भाई दशक का मतलब बता चुका हूं, नहीं पता दोबारा वीडियो पीछे करो, दोबारा देखो। तो कह रहे कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, भाई देखो अधिक उपज वाले जो बीज है ना, मतलब कि ऐसे बीज जो बहुत ही ज्यादा अनाज वगैरह उगाते हैं, वही कह रहे कि उसे बोलते हैं HYV। ये थोड़ा ध्यान रख के चलना, HYV क्या है। HYV हमारे पास क्या था कि भाई हरित क्रांति के टाइम पे देश में अधिक उपज करने के लिए इन बीजों का उपयोग किया गया था। तो वही कह रहा है कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। भाई जो HYV हमारे पास जो बीज है ना, उसके द्वारा क्या है कि हमारे देश में अनाज, गेहूं और चावल के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुई थी, नए नए तरीके सिखाए थे। फिर क्या है कि परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीज से एक ही पौधे से एक ही पौधे से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा थी। देखो भाई ये बता रखा है, देखो हमारे उसमें ये बता रखा है कि जो हमारे पास HYV वाले जो बीज थे ना, उसके अंदर क्या बात देखी गई थी कि जो पहले जो परंपरागत बीज है भाई, वो अगर उसके 10 पौधे लेंगे या फिर मान लो उसके 5 पौधे, और जो नई टेक्नोलॉजी वाले जो बीज है इसके एक पौधा, दोनों बराबर, मतलब कि पहले जितना 5 पौधे में अनाज निकलता था ना, उतना इस एक पौधे में अनाज निकल रहा था। तो उसी के चक्कर में क्या हुआ भाई, हमारी खेती बढ़ गई थी। देखिए इसके परिणाम स्वरूप, भाई परिणाम स्वरूप का मतलब है जैसे ही हमने जो HYV जो बीज है उनका उपयोग करना शुरू किया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ उस टाइम, उसी को बोलते हैं इसके परिणाम स्वरूप। मतलब कि कोई सा काम किया उसके बाद क्या हुआ, उसी को बोलते हैं परिणाम स्वरूप। तो कह रहे कि इसके परिणाम स्वरूप जमीन से उसी टुकड़े में पहले से अधिक कह रहे कि पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगे। देखो अब जैसे ही ना भाई क्या है कि जो HYV वाले जो बीज का उपयोग किया, HYV वाले बीज का जैसे ही उपयोग किया उस टाइम क्या हुआ, देखो जैसे ही HYV वाले बीज का उपयोग किया ना, उस टाइम पहले से ज्यादा उपज होने लग गई। फिर कह रहे यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत थी। अब भाई देखो क्या हुआ, इसकी समस्या क्या थी, जो HYV वाले जो बीज है उसके अंदर एक दिक्कत थी भाई। पहले देखो सबसे पहले से तो ज्यादा पानी मांगते हैं, देखो ये लिखा ना कि बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद, केमिकल वाले खाद मांगते थे, और कीटनाशक, भाई कीड़े को मारने के लिए दवाई की जरूरत भी पड़ती थी। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। देखो जो पहले वाली बीज थे, जो परंपरागत बीज थे, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो कम पानी में थोड़ी सी उपज दे देते थे। लेकिन ये जो नए वाले बीज थे ना, नए वाले बीज क्या करते थे, एक तो पहले पानी ज्यादा मांगते हैं, वो पानी ज्यादा मांगने के बाद केमिकल वाले इनको खाद चाहिए होते थे। जैसे मान लो पहले कौन सा खाद देते थे, पहले गोबर हो गया या फिर कोई सा प्राकृतिक खाद, कहीं से मिट्टी ला के डाल दिया ऐसे खाद। लेकिन जो भाई HYV वाले जो बीज है ना, उसमें क्या था, उसमें रासायनिक खाद और कीड़े को मारने की जरूरत, ठीक है, पड़ती थी, जो कीटनाशक दवाई की जरूरत भी पड़ती थी। फिर अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन सही संभव थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ज्यादा खेती करने के लिए ना हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती, उसने देखो भाई बता रखा है कि अधिक उपज केवल केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। भाई संयोजन का मतलब क्या है, मिलाव। जब ना भाई देखो ऐसा होता कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि तुम पहले पुराने बीज से उगाओ पुराने बीज के अंदर क्या है, कम सामान लगता था और खेती हो जाती थी। लेकिन जो नए वाले बीज थे ना, उसमें पानी अधिक चाहिए, देखो पानी अधिक, मतलब सिंचाई ज्यादा चाहिए थी, और अधिक रासायनिक उर्वरक, भाई बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें होती थी, और कीटनाशक जो कीड़े मारने की दवाई है, ये सारे के सारे भी चाहिए होते थे। इन सबको जब लेते थे तभी जाके खेती अच्छी होती थी, वरना नहीं होती थी। कह रहे कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले उपयोग किया। भाई अगर क्वेश्चन आ गया ना कि जो HYV बीज को सबसे पहले किसने उपयोग किया था या फिर
कहाँ पे उपयोग किया था? तुम क्या बोलोगे भाई? यहाँ पे 3 जगह कौन कौन से हैं? हमारे पास है हरियाणा है, पंजाब है। देखो हमारे पास कौन सा भाई? पंजाब है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन 3 जगह पर सबसे पहले इनका उपयोग किया गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों में से किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप नलकूप और एच वाई वी बीजों और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। अब भाई इसमें बता रखा है कि किसानों ने ना उन तीनों चीजों का उपयोग किया। मैं देखो पहले ही बता चुका हूँ। पहले मेरे पास क्या था? सबसे पहले कह रहा है कि खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, पहले चीज ये, ठीक है, पहली चीज ये थी। उसके बाद एच वाई वी बीजो, दूसरी चीज मेरे पास क्या भाई? जो एच वाई वी बीज है वो। उसके बाद तीसरा क्या? रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक हो गया, ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज क्या चाहिए थी भाई? चौथी चीज हमारे पास है वो है कीटनाशक, ठीक है भाई। इन सब का उपयोग करते थे, उसके बाद जाके, इन सब का उपयोग करने के बाद जाके अच्छी खेती होती थी। देखो पहले वाले बीच में क्या था? आसानी से खेती कर लो, लेकिन इस वाले में क्या हुआ भाई? इन सब चीजों की जरूरत पड़ती थी, उसके बाद जाके खेती होती थी। उसके बाद फिर कि उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी। और भाई कुछ कुछ किसानों ने क्या किया? ट्रैक्टर खरीद लिए और फसल गहाने की मशीन। भाई ये जो फसल गहाने की मशीन, इसका मतलब क्या है? ये जो फसल गहाने वाली मशीन है, इसका मतलब है जो फसल कट गई, अब उसमें से क्या है? देखो फसल काटना, उसमें से बीज को बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं फसल गहाने की मशीन थी वो। करेगी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। अब क्या हो भाई? जो भी जुताई का काम था वो तेज हो गया, वो ट्रैक्टर से हो गया वाला काम, और जो कटाई वाला काम था वो मशीन ने कर दिया। तो अब ये भाई ये वाला काम भी बहुत तेज तेज होने लग गया। कह रहे कि उन्हें उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। भाई देखो पहले जब वो परंपरागत बीज वगैरह उपयोग करते थे, तो उसके अंदर क्या है कि गेहूं की खेती बहुत ही कम होती थी। लेकिन जैसे ही ना भाई वो सब क्या है कि ये वाली खेती करने लगे, जैसे ही वो सब जो एच वाई वी वाले जो बीज हैं इनसे खेती करने लगे, तो वहां पे क्या हुआ? गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई, पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया गया। फिर क्या है कि पालमपुर में कह रहे कि पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं के गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। मतलब कि 1 हेक्टेयर में सिर्फ 1300 किलो निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जो एच वाई वी बीज के उपयोग से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचे। सोचो कितना का फर्क पड़ गया, ठीक है। इतना ज्यादा आगे आ गया वो, इतना ज्यादा आगे आ गया था वो। उसके बाद देखो भाई इन बातों ध्यान रखना। कह रहे पालमपुर में परंपरागत से कितना हुआ? 1300 1300 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास अगला है एच वाई वी बीजों से उपज 3200। हाँ भाई जो एच वाई वी है उससे कितना हो गया? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। तो भाई देखो कितना डिफरेंस है, पहले कितना था अब कितना है। कह रहे कि गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किसानों के पास बाजार में बेचने का अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। देखो भाई पहले क्या होता था? किसान अपने खाने के लिए अगर बचा था ना, तो उसको बेचने के लिए कम बचता था। लेकिन जैसे ही वो एच वाई वी बीज का उपयोग करने लग गए, तो उससे क्या हुआ कि भाई उनकी पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ने के बाद ना वो बाजार में ज्यादा सामान बेच रहे थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा गेहूं बच जा रहा था, ज्यादा अनाज उनके पास बच रहा था। फिर सुनो भाई, हमसे अगला कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कह रहे कि बहुविधि फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक विधियों में क्या अंतर है? तो भाई देखो हमारे पास ये कह रहा है कि बहुविधि फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा सकता है। तो भाई तुम इसमें क्या लिखोगे कि बहुविधि फसल प्रणाली ऐसी प्रणाली है। भाई इसका आंसर लिखो साथ में, थोड़ा पीछे करो, दोबारा लिखो कि बहुविधि फसल प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक ही खेत पे साल में 2 या उससे अधिक बार अलग अलग अनाजों का उपज किया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे आधुनिक विधि है। क्या है भाई? आधुनिक विधि ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत परंपरागत बीजों का उपयोग ना करके परंपरागत बीजों का उपयोग ना करके नए आधुनिक बीजों का उपयोग किया है, जिसको एच वाई वी बीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई वही बातें बता रहा है, मतलब कि एक ना टेबल बता रखी है। कह रही कि सारणी 1.2 में भारत की हरित क्रांति के बाद, भाई जैसे ही हरित क्रांति चल गई उसके बाद ना गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाई में दिखाया गया। भाई करोड़ टन में दिखाया गया। सोचो पहला कह रहा है कि दाल का उत्पादन,
1965 से 1966 10,000 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे कितना भाई हमारे पास उत्पादन करोड़ टन। हाँ भाई, तो मेरे पास क्या है 10 करोड़ टन कितना उत्पादन किया था, और गेहूं का उत्पादन भी कितना था 10 करोड़ टन। फिर 1970 से 1971 में यहाँ 12, यहाँ पे भाई दाल का उत्पादन कितना हो गया 12 करोड़ टन हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे गेहूं का कितना हो गया 24 करोड़ टन हो गया। फिर 1980 से 1981 में भाई इसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन ये बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन क्या भाई लगातार बढ़ता गया था। ये चीज सारी बता रही है। उसके बाद भाई हमारे पास क्या है कि एक आरेख बनाकर दिखाएगी क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से फसल सिद्ध हुई है, सफल सफल सिद्ध हुई। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति सही हुई है या नहीं हुई है, बस इतना बता। भाई हम बोल सकते हैं हरित क्रांति से अच्छा हुआ है, लेकिन दाल की फसल कम हुई है, गेहूं की फसल ज्यादा हुई है। अगला कह रहा है कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या क्या है। देखो अब भाई यहाँ पे उसने क्या क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि भाई जो भी किसान वगैरह हैं जो आधुनिक तरीके का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि जो आधुनिक विधि है उसका उपयोग जो जो कर रहे हैं, उनको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पर कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। भाई देखो मैं तुम्हें कार्यशील पूंजी और जो स्थायी पूंजी इसके बारे में बता चुका हूं पहले। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है भाई, कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, और स्थायी पूंजी क्या होती है, जैसे मान लो ट्रैक्टर हो गया, उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। स्थायी पूंजी वो होती है जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, और कार्यशील पूंजी वो होती है एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो जाती है। तो कह रहे कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। सबसे पहले HYV बीज है, कीटनाशक की दवाई है। उसके बाद है रासायनिक खाद है, और बोल सकते हैं भाई रासायनिक उर्वरक है। इनको लिख लो, ये तुम्हारे पॉइंट है। ठीक है, दोबारा पीछे करके जितने पॉइंट लिख लो। अगला कह रहा है कि पहले की तुलना में कृषि, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता रखा है, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है और क्यों। क्वेश्चन ने ये पूछ रखा है कि भाई पहले किसानों को कम कैश की जरूरत पड़ती थी, कम पैसों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब क्या है भाई किसानों को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ रही है। ऐसे क्या कारण है इसके पीछे, तो सिंपल से बोल सकते हैं भाई कि जो जो मैंने बताया ना भी कि किसानों, देखो इसमें लिख सकते हैं कि किसानों को पहले केवल परंपरागत बीज जो फ्री में मिल जाते थे उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब लिखेंगे लेकिन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग प्रयोग करने के बाद उनको कीटनाशक दवाई और जो रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद और जो HYV बीज है, इन सबको खरीदना पड़ता था, जिसके कारण से उनको क्या भाई अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। दिखा था मैं इतना इसे। भाई अगला हमारे पास कह रहा है कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं, एक टिप्पणी लिखिए। अब भाई क्वेश्चन ना ये कह रहा है हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि भाई जो भी हमारे पास क्या है कि किसान वगैरह है वो किस तरीके का उपयोग करते हैं, मतलब कि कौन सी खेती के तरीके का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। सुनो भाई, कह रहे कि आधुनिक या परंपरागत, आधुनिक क्या है जो HYV बीज वाले हैं, परंपरागत क्या है जो पहले वाले हैं, और मिश्रित क्या है भाई इन दोनों को मिला के आधुनिक का भी उपयोग कर रहे हैं, और मिश्र जो हमारे पास जो परंपरागत है उनका भी, दोनों को मिला के फिर जाके खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। तो भाई देखो बोल सकते हैं किसान जो ना मिश्रित का प्रयोग करते हैं, कि अगर देखो अगर किसान को जरूरत पड़ती है तो बीज से भी उत्पादन कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो अगर मान लो कि खेत की मिट्टी खराब हो रही तो वो क्या है कि उर्वरक वगैरह से भी उसका उपयोग, मतलब कि जो आधुनिक तरीका है उससे भी कर लेती है। अगला, सिंचाई के स्रोत क्या है। तो भाई सिंचाई कौन कौन स्रोत है, नदी हो गया, ठीक है नदी हो गया हमारे पास, नहर हो गया, और मान लो बारिश का पानी हो गया, और ट्यूबवेल हो गया, या फिर मान लो कुआं हो गया। ये सारे सारे क्या है सिंचाई के स्रोत है। अगला, कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है। हम कह रहे हैं कि बहुत कम, लगभग आधी, या अधिकांश, या फिर समस्त। तो भाई बोल सकते हैं समस्त।
यहाँ पे वैसे समझ से बोलते थे आधी, यहाँ समझ से बोल दो भाई, जितनी भी खेती है ना और सब में मतलब की सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम भाई ज्यादा पानी लगता है हमारे पास। अगर मान लो, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैं, तुमने पूरे तुम्हारे पास पूरा पूरा खेत है, उस खेत के अंदर तुम्हें क्या उपज करनी है, तो बताओ तुम आधे खेत में पानी डालोगे या फिर थोड़े से खेत में पानी डालोगे या पूरे के पूरे खेत में पानी डालोगे? पूरे खेत में पानी डलता है ना वो तो ध्यान रखते समस्त खेत में पानी डलता है। उसके बाद किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? आवश्यक आगत, आगत का मतलब क्या भाई? आगत का होता है बीज वगैरह, मतलब कि देखो एक होता है आगत, दूसरा होता है निर्गत। आगत का मतलब वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो खेती को खेती करने के लिए जरूरी है। तो ये सारी सारी कहाँ से लाते हो? या दुकान से खरीदते हैं या फिर सरकार से लेते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अगर परंपरागत तरीके का उपयोग कर रहे हैं ना, तो हम क्या है कि हमें प्रकृति से मिल जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करता है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालो एक, उसमें लिखो परंपरागत खेती के लिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। लिख लिया इसके नीचे, हमें हेडिंग डालनी है परंपरागत खेती के लिए, इसको हेडिंग डाल लो। उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो भाई, वीडियो को रोक रोक के करो। उसके नीचे लिखो कि परंपरागत खेती के लिए, परंपरागत खेती के लिए प्राकृतिक रूप से सभी आगत उपलब्ध होते हैं। उसके बाद अब भाई अगली हेडिंग डाल दो, आधुनिक खेती के लिए। अब उसके अंदर लिखो आधुनिक खेती के लिए सभी आगतों को बाजार से नकद देकर खरीदा जाता है, ठीक है, इतना लिखा है। अब अगला मेरे पास क्या है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं भूमि एक प्राकृतिक साधन है। भाई पहली बात तो हमारे पास देखो, ये जो अगला टॉपिक हमारे पास जितने ना, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो पहले देखो भाई, जहां तक जितना और का है ना, पहले वो सारा सारा कवर करो, जितना मैं करवा दिया पहले सबको कवर करो। भाई तुम्हारी थोड़ी सी क्लास और बनती है, फिर देखते हैं हमारे पास कि कहाँ कहाँ तक हमें करना है, फिर जाके आराम से कर लेंगे। इसके बाद की जो हमारे पास अगली क्लास है वो तुम्हें मिल जाएगी भाई, लेकिन इसे कवर करो जितना मैंने करवा दिया, तुम्हें पहले सारा सारा आना चाहिए और कोई क्लास को छोड़ेगा नहीं। तुम अगर एक एक क्लास छोड़ देगे तो तुम्हारी सारी क्लास छूटेगी। तुम्हें सारी सारी क्लास देखनी है और अच्छे से देखनी है भाई, एक एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो देखो इसको भी अच्छे से। तो भाई देख लेना कैसे कैसे करना है तुम्हें, बाकी तो फिर तुम्हारी मर्जी कैसे करोगे।